ये बात समझना होगा। जिधर करंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है डीएल वेक्टर। आर भी आप जानते हैं, थीटा, थीटा भी आप जानते हैं। थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल, प्रोपोर्शनल टू 1/r² and proportional to sine of angle theta, proportional to sine theta, where theta is angle between dl vector and r vector. dl कौन सा वेक्टर है, आप बॉक्स बना के लिख सकते हैं, the vector in the direction of current in y and theta is angle between dl vector and r vector. सेम स्टोरी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनका कहना है कि अगर इन सबको मिला दिया जाए, डीबी मैग्नेटिक फील्ड बाई एलिमेंट्री वायर से हम लोग डीबी कह देते हैं, क्योंकि छोटे से पार्ट के कारण है, तो ये डीबी, दिस इज बाई स्मॉल पार्ट, सो इट इज डीबी। जिसे पहले बी कह रहे थे, अभी उसे ही क्या कह रहे हैं, डीबी कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज बाई स्मॉल पार्ट, नॉट बाई कंप्लीट वायर। तो अगर वायर छोटा सा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी आएगी, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की, या स्मॉलर पार्ट के कारण है तो पूरे पार्ट के तुलना में डेफिनेटली वो स्मॉलर होगी। सो वी आर कॉलिंग इट एज डीबी। तो हम लोग इसे डीबी के नाम से बुला रहे हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी को। तो हमने यहाँ पर उसी बी को डीबी समझने के एतबार से कह दिया है, क्योंकि पूरे वायर का नहीं है, इस छोटे पार्ट का। तो जो भी पूरा वायर प्रोड्यूस करेगा उससे अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो स्मॉल पार्ट प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल in comparison to magnetic field by whole wire। तो इसी वजह से इसको डीबी कह देते हैं। बिल्कुल डीबी पार्ट, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे अभी भी वही लिख रहे हैं, लेकिन अब उसी को डीबी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, अपने समझने के लिए। हम लोग पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी गई है केवल इस स्मॉल पार्ट के लिए लिखी गई। तो ये इस स्मॉल पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पूरे वायर के से कंपेयर किया जाए तो काफी कम हो। तो कोई चीज अगर बहुत कम होती है उसे हम लोग डीबी कह देते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो उसी लॉजिक की वजह से यहाँ पर इसे डीबी लिखा है। अब डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इन तीनों को मिला दी, ये मैग्नीट्यूड है डीबी का। अब डीबी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग लिख सकते हैं के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आपके बुक में देखेंगे तो डायरेक्ट यहीं से शुरू किया होगा। मैं आपको पूरा प्रूफ कर दिया हूं, चार्जेस से शुरू करके। ये जो स्टेटमेंट आया कि आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपका ऑलरेडी पहले प्रूव कर दिया हूं, मैग्नेटिक फील्ड बाई मूविंग चार्ज से निकाल। तो प्रूफ पहले कर दिए हैं, स्टेटमेंट बाद में लिखा है। दिस इज बायो-सावर्ट लॉ, ताकि मेरे बच्चों को हर बात एकदम क्लियर कट समझ में आए। कह दिया इसलिए हो गया आइडियल करंट एलिमेंट, लेकिन नॉर्मली हम लोग पेन का एलिमेंट पेन लेते हैं। अब पूछेंगे आइडियल करंट एलिमेंट कैसे हो, क्योंकि कह दिया है इसीलिए, इसी को करंट एलिमेंट कहते हैं। अब आप पूछ क्या रहे हैं, जैसे वन, ये वन कैसे हो गया, क्योंकि कह दिया इसे। उसी तरह से आइडियल कैसे हो गया करंट एलिमेंट, क्योंकि कह दिया। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइडियल कैसे करें, उसी को कहते हैं करंट एलिमेंट, केवल उसका इंट्रोडक्शन है। अब वो कैसे हो गया वो नहीं है आपके लिए, जब आपके सिलेबस में आएगा जब देखिए। अभी नहीं है, अभी उस तरफ मैं जाऊंगा नहीं। ओके,
अभी इसको यही मानना है कि ये कह दिया गया है कि ये मेरा करंट एलिमेंट। आपसे कोई पूछे तो भाई क्या है, तो आप यही जवाब दे दीजिएगा, कुछ नहीं बोलेगा, समझ जाएगा आप समझदार आदमी है। उम्मीद है अभी कॉपी नहीं हुआ होगा आप लोगों का। ये हो गया, हो गया है, तो मैं इसे मिटाता हूं, हटा दो इसे। चलिए, इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, एक बार देख लें। BB is equal to K I dl क्रॉस R बाई मॉड R क्यूब, ये हम लोग लिख रहे हैं। अब इसे एक्सपेंड करके देखिए वही आ जाएगा, और यहां पर आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, फिर बुक में जो राइट हैंड रूल दिया है वो भी बता दूंगा, तो पहले मैं अपने तरीके से बता दूं। BB इक्वल टू के आई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड आर क्यूब, ये लिखा हुआ बेटा। BB इज इक्वल टू के आई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड आर क्यूब। बाकी बच्चों को बोर्ड ठीक दिख रहा है? आकाश आपको बोर्ड सही दिख रहा है? चलिए, ओके ओके। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इत्मीनान से पूछ लीजिए, हो सकता है किसी बच्चे का नहीं सही आ रहा हो किसी कारण से, आप इत्मीनान से पूछिए, मैं बता दूं। ओके, कॉपी हो गया बच्चों? चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस पर एक बात कर लें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट के पॉजिटिव निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं, जैसे चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो सकता था, तो अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल टू ही क्रॉस आर, तो यहाँ तो करंट ही है। अभी तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल टू डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ is parallel to DL क्रॉस आर। ये डायरेक्शन क्लियर हो गई अपनी, तो डीएल क्रॉस आर यहाँ पर कोई निकाल सकता है? कैन एनीबॉडी कैलकुलेट? माइनस के माइनस जेड, ठीक है, ये डीएल हो गया, आर को आशीर्वाद दे दीजिए, माइनस के, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू लोकेश, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड कान्या, थैंक यू, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। सानिध्य, आदर्श, ओके, वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू डीएल क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने आता है,
राइट हैंड को हम लोग रखेंगे पहले वेक्टर की तरफ। पहले कौन आया वेक्टर डीएल, फिर कौन आया आर। तो ये है डीएल, आर को आशीर्वाद दे दीजिए। तो ऐसे हाथ करना पड़ेगा आर के, तो हम अपने आप डायरेक्शन बताएंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर हो गया? आशीर्वाद देते ना, तो ऐसा रखे आर इधर है, तो चलो भाई तुम ही चला गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन और करेंगे डायरेक्शन को लेकर के। एक आता है राइट हैंड थंब रूल, जो बुक में दिया गया है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि अपने को वेक्टर पे बहुत भरोसा है। ठीक है, इससे फार्मूला याद करने से आप बार बार चीजों को, ये रूल वो रूल अभी है तो एक बार बता देता हूँ, पर आप निकालिएगा जैसे बताया हूँ अभी वैसे ही, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, पर एक लिखा हुआ है बुक में राइट हैंड थंब रूल, तो वो जानना भी जरूरी है। उसको बता देता हूँ, एग्जाम में लिखने का काम आ जाए, बोर्ड में आ जाए तो आप लिख लीजिएगा। तो वो उसी इरादे से बस बता रहा हूँ, तो कल लोग बोलेंगे यार राइट हैंड थंब रूल नहीं आता। ठीक है, उसकी जरूरत अपने को नहीं है, पर कोई पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया तो अपन लिख तो दे। तो बस उसी पर्पज से उसे बताया। ओके, चलिए यहाँ पर z एक्सिस होगा, ये x एक्सिस, ये y, बाहर z, तो ये माइनस z डायरेक्शन। अब अगला हेडिंग दे देंगे हम राइट हैंड थंब रूल। ये भी रूल अपनी जगह पर ठीक, गलत रूल नहीं। तो हम लोग ज्यादा आसान रास्ता चुन लिए, उससे भी आसान रास्ते अपने को मिल गए, तो हम तो जाए उन रास्ते। तो ये क्या लिखे, राइट हैंड थंब रूल। या एक करंट कैरिंग वायर मान लें। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग वायर के अलॉन्ग आप अपना थंब रख दीजिए। You place thumb like this in the direction of current. ठीक है, बात समझ गए? जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये आपका करंट कैरिंग वायर है, अब थंब बम बन नहीं पाएगा, ये ऐसा पकड़। अब राइट हैंड से इसे पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी फिंगर्स ऐसे कर लूं, तो दीज फिंगर्स आर कर्लिंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एरो किन पर दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए दिया गया। और आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइन। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइन। तो अब अगर सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पर किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस इधर है ऐसे, ये वाई है और यह जेड है, ये जो डायरेक्शन हुआ ये माइनस जेड हुआ, और ये जो डायरेक्शन है ये प्लस जेड हुआ। बात समझ में आ गई? तो अभी क्या तरीका हो गया, राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिख देंगे। प्लेस द थंब अलोंग करंट, देन कर्ल द फिंगर्स, फिंगर्स को बंद कर लें। तो कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक बार और समझ लीजिए, ये डायग्राम आपको और क्लियर कर देगा। ये सर्किल विथ अ डॉट, इसका मतलब हो गया करंट इज कमिंग आउटवर्ड, इसी की करंट। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये करंट कैरिंग वायर है, करंट आए। बात समझ गए? तो अब मैग्नेटिक फील्ड आप इसे कैसे पकड़ोगे, मतलब ये हो गया करंट कैरिंग वायर ऐसा, और आप इसे ऐसे पकड़ो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं मिल जाए। ओके,
मतलब किसी चीज को आप यहां से जाकर के देखते हो तो सेम व्यू नजर आएगा, इट इज कमिंग गोइंग टुवर्ड्स, आप यहां से देख लो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एक आध बच्चे लिख के भेजे ब्लर हो रहा है। दीपांशु आपको सही दिख रहा है? आकाश आपको बोर्ड सही दिख रहा है? हाँ, कई सारे बच्चों को क्लियर है, तो जिस भी स्टूडेंट का नहीं है, बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन हो जाइए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस विल बी आवर मैग्नेटिक। इस तरह की कंसेंट्रिक सर्किल बनेगी। अब दो चार पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, या इस पॉइंट को हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी कर देते हैं, स्मॉल ए, ये पॉइंट स्मॉल बी, यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट स्मॉल सी। तीनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड हम चाहते हैं। ये तो फील्ड लाइन है, तो सिंपल सा बात है, टेंजेंट के डायरेक्शन में इस पे टेंजेंट इधर हो जाएगा, इस पे टेंजेंट इधर हो जाएगा, इस पे टेंजेंट इधर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, गलत नहीं है ये भी। आपके बुक वाले कहते हैं आप यही मानो, मैं क्या कहता हूँ, अच्छा करंट बाहर है, ए इधर है, ए आशीर्वाद लो आगे, ये करंट बाहर है बी, तो बी, अच्छा बी ऊपर है, बी आशीर्वाद, मैग्नेटिक फील्ड है। सी के लिए क्या, सी नीचे है, तो दोनों से सेम आएगा। अब जिसको जो अच्छा लगे वो रख लीजिए, मैं दोनों बता दिया। मैं हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से निकालता हुआ पाया जाऊंगा, पर दोनों में सही। डायरेक्शन के लिए एक बार रिक्वेस्ट आया, एक बार फिर बता दीजिए। करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रख लीजिए, फिंगर को कर्ल कर लीजिए, तो फिंगर जैसे कर्ल हुए वो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर दोगे, तो दैट टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने इधर करंट ऐसा बाहर है, तो थंब को रखा करंट का डायरेक्शन, फिंगर को कर्ल किए, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनेगी। दो चार प्रॉपर्टी इसके बारे में भी बता रहा, हमेशा क्लोज लूप बनेगा। तो हम लोग कुछ बातें यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं बोर्ड मिटा दूं, लेफ्ट साइड तो मिटा ही दूं। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो बोलिए, रुक जाएंगे। लिख लिया सभी? नहीं, एक बात आ गई, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अब मैं मिटा दे रहा हूं, अब तो जरूर लिख लिए होंगे। तो स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड, प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड along current, करंट के along राइट हैंड के थंब को रखना। प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड
along a current, then curl the fingers. Curl the fingers. The direction of curl is along magnetic field line. अब इसके बाद the tangent to magnetic field, the tangent to magnetic field line at a point gives direction of magnetic field. Okay, very good. कुछ बच्चे लिख लिए हैं, सभी लोग लिख लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ें। वेरी गुड। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट डी ले लेते हैं। इस पॉइंट डी पे आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो डायरेक्शन निकल जाता है। क्लियर है? कुछ बच्चों का बात आ रहा है कि वीडियो ब्लर हो रहा है। अभी ठीक है? रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए। हाँ देख लिए ब्लर हो रहा है, रुक जाइए 2 मिनट। अभी वाईफाई थोड़ा दिक्कत करता है कभी। अभी ठीक हो गया? ठीक हो जाए तो बताइएगा, मैं भी रुक जा रहा हूँ आपके साथ। हो गया सर ठीक। हाँ चलिए अब ठीक हो गया। बीच बीच में ऐसा होगा तो हम लोग 1-2 मिनट रुक जाएंगे, ठीक हो जाएगा। ये बात आ गई आपको यहाँ पर। चलिए अब इसे हटा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये था राइट हैंड रूल। अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। हम लोग इस चैप्टर में 2 नियम पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे आप, कूलम्स लॉ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट चार्ज के कारण। वैसे यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले बायो-सावर्ट लॉ से। फिर आप पढ़े गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से मिलता जुलता एक नियम आएगा एम्पियर लॉ, वो भी पढ़े। फील्ड खत्म हो जाएगी। फिर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़े थे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम वे में आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो सिमेट्रिकली मैच करता चला जाएगा। तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए हैं, अब इधर मैग्नेटिज्म में
हम लोग थोड़ा ज्यादा स्मूथली निकल जाए, और उसको ध्यान में रखें, एक बार वो भी रिवाइज हो जाएगा आपका सब कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। इंटरकनेक्टेड है, ये बात तो आप देख ही रहे, चार्ज ही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मोशन में आने के बाद तो बिहेवियर बहुत हद तक जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जहां पे थोड़ी सी डिफरेंस है, हम लोग उस डिफरेंस को लेकर के समझ लेंगे। वहां भी डाइपोल आए, यहाँ भी डाइपोल आए, सेम टू सेम सब चीज है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। यहाँ पर चार्जेस के साथ क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। अब उस चीज को हटा के हम लोग क्या ले लिए, करंट कैरिंग वायर। क्या ले लिए, करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर में चार्जेस इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बात दब जाती है, ये बात दब जाती है। कह रहे करंट कैरिंग वायर है तो उसमें चार्ज तो मोशन में है ही है ना। तो आप बेसिक सोर्स को हमेशा पकड़ के चलिए और देखिए बायो सावर्ट लॉ, ये सब उसी चार्जेस इन मोशन से आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज निकलता है। तो आप हमेशा बेसिक चीज पकड़े, चार्जेस है, मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास नियम है। इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, उसके भी नियम। ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसे कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट वायर, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। अगला हेडिंग आप कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बायो ही पढ़िएगा इसे, बायोट का टी साइलेंट है, सो अवॉइड दैट, बायो सावर्ट लॉ। पहले भी एक बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। हम लोग कंसीडर करें ये एक स्ट्रेट वायर है, हम लोग जो डायग्राम में बनाए थे किसी भी शेप ऑफ वायर का बनाए थे, पर यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर है और यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस है, इससे करंट आई अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो निश्चित ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, मानते हैं इस बात। तो हम लोग क्या करेंगे, बायो सावर्ट ने पूरे वायर के लिए दिया है या वायर के छोटे से एलिमेंट के लिए दिया है, छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो ज्यादा बेसिक बात दी है। हम इस पूरे वायर में कहीं पर भी एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, उसी स्मॉल एलिमेंट को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। इससे करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी डेफिनेटली। तो ये एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, पहला हम लोग आ जाते हैं केस 1, स्ट्रेट वायर, ऐसा हेडिंग देते थे, स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ आ गया बच्चों को। हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, वी विल कंसिडर एन स्मॉल एलिमेंट। तो ये स्मॉल एलिमेंट आपको दिखा है, ये एंगल थोड़ा सा छोटा बन रहा है, यहाँ लिख दो थीटा, और ये एंगल बनेगा आपका डी थीटा। यहाँ से ये वाई डिस्टेंस पर हमने एलिमेंट लिया और ये छोटा सा पार्ट क्या बन गया, डीएल। इसी डीएल को हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई। ये बात एक एक समझ में आ गई। अब डी वाई का डायरेक्शन इधर है, इसमें आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, थोड़ा डार्क लिखने का कोशिश। तो ये छोटा सा एलिमेंट आपको मिल गया, यहाँ पर ट्रेस डायग्राम बनाते रहो। ये एंगल थीटा है, ये डीएल है, डीएल की जगह डीवाई हो गया, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 प्लस थीटा, डीएल और आर के बीच में। दिस इज योर आर वेक्टर।
ये है आपका आर वेक्टर, समझ रहे हैं? आया समझ में? Now we will write magnetic field by element. So using Biot-Savart law, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के कारण लिख सकते हैं. दिस विल बी K बाई dl साइन थीटा. यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा divided by r square. This is the magnetic field by element. यहां तक क्लियर हो गई चीजें. अब इसे हम लोग लिख सकते हैं K I dy sin 90 प्लस थीटा दैट विल बी cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये जो डिस्टेंस है r, यहाँ देख रहे हैं ये r है, यहाँ डिस्टेंस आप कह रहे हैं ये y है फ्रॉम हियर टू हियर, ये ब्लैक लाइन, और ये डिस्टेंस आप कह रहे हैं ये d है. इस बेसिस पर ये बात लिखी जा सकती है d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ तक कॉपी हो गया सही बच्चों का? अब देखिए इसी ट्रायंगल से हम लोग अगर बात करें तो ये बात लिखी जा सकती है, यहाँ ध्यान दें, y इक्वल टू d tan थीटा. इसी ट्रायंगल से लिख सकते हैं, इसी ट्रायंगल से ये लिख सकते हैं y इक्वल टू d tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू y बाई d. तो ये तो ठीक है. अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें थीटा के रेस्पेक्ट में, ये d sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां से dy मिल जाएगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो हम लोग ये वैल्यूज को यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे. पहले इसे लिख लीजिए. तो काफी आसान मामला है. अभी क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन में पूछ देता है, तो हम लोग उसे थोड़ा सा समझदारी से कर लें एक बार. चलिए, कुछ बच्चों ने लिख लिया है, वेरी गुड. तो इसे अब हम लोग यहाँ पर एक अगले स्टेप में आगे बढ़ जाता है. dv इज इक्वल टू ai. dy को क्या लिख सकते हैं? देखें, dy को लिख सकते हैं d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dy की वैल्यू हुई. एक cos थीटा पहले से यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में चले आते हैं तो ये d स्क्वायर, और y के लिए d tan थीटा, ये d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. अब यहाँ चले आइए dv ai, ये d sec स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ये दोनों sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं.
जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये डी का स्क्वायर और ये डी। ठीक है, इस फिगर को मिटा दूं, ये बाएं तरफ का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड का वो तो लिख लिए होंगे, इसे मिटा दूं। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है लेफ्ट साइड का पार्ट मिटाने में तो बोलिए, नहीं तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं। तो एक आध भाई साहब नो कह रहा है, चलिए मैं एक पल और रुक जाता हूँ, 2-4 मिनट। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड मिटाने का बात कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी जगह तो मिली नहीं हेडिंग मिटाने से। तो फाइनली देखें तो डीबी अपने को क्या मिल रहा है, एक सुलझी हुई बात आ गई डीबी को लेकर, के कांस्टेंट है, करंट आई डिवाइडेड बाय डी, के आई डी ये बच गए, और उसके बाद एक सिंपल सा टर्म बच गया कॉस थीटा डी थीटा। टोटल मैग्नेटिक दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। मानते हैं इस बात? तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल हो गई मैग्नीट्यूड के आई बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। इसे मिटा दो, इसे इंटीग्रेट करते हैं माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब आप पूछेंगे माइनस थीटा 2 और प्लस थीटा 1 क्या है, तो ये बता देता हूँ। ये पार्ट लिखा गया है, ये हमारे पास वायर था, यहां से ये डिस्टेंस इस पॉइंट की पी हो गई, ये डी है, ये दूरी, ये एंगल बन गया आपका थीटा 2 और ये एंगल थीटा 1। ओके, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बी के आई अपॉन डी, ये साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। This d is equal to k I by d sin theta 1 plus sin theta 2। ये मैग्नीट्यूड। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नहीं, थीटा 2 ऊपर ही आएगा। क्यों, देख लीजिए, इधर से ये एरो है इस थीटा का इसे ऊपर की तरफ, तो ये इनवर्ड निगेटिव हो गया, ये थीटा 1 आउटवर्ड ये पॉजिटिव हो गया। तो ये अगर थीटा 2 आप नीचे रखिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये थीटा 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और थीटा 1 नेगेटिव हो जाएगा अगर ऊपर नीचे करें। मैंने यहाँ से पहले एलिमेंट लिया, यहाँ से यहाँ। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ एंगल दे देंगे, ये एंगल कह देंगे भाई अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, यहाँ थीटा 1 हटा के क्या लिख देंगे आप 90 माइनस अल्फा, यहाँ क्या लिख देंगे 90 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा के आई वाई डी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो
कुछ बच्चों को अगर कहीं बुक में ये कॉस के रूप में दिख जाए तो घबराना नहीं, उन्होंने एंगल ये वाले अल्फा बीटा चुन लिया, ठीक है। तो वो तो एंगल चुनने वाले पर डिपेंड करता है। तो एंगल किस तरह से दिया जाता है उस हिसाब से मुझे ये सबसे अच्छा ऐसा लगता है। इसी पैटर्न में आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी याद किए होंगे एक रॉड के कारण, तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए मेरे को ये ज्यादा ठीक लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। इससे यहां तक समझ में आ गया। मैं कुछ सवाल करूं आप लोगों से, इसका जवाब देंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे? कंपोनेंट वेक्टर का जब जरूरत पड़ेगा लेते ही हैं। ये एंगल नीचे जो बना है ये एंगल अल्फा है, और ये जो एंगल यहां बना है ये एंगल बीटा है। इसमें डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एक बच्चे का हाँ बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, उसका गलत भी आ रहा है। करंट का डायरेक्शन में डीएल क्रॉस आर, यही है डीएल क्रॉस आर। तो ये डीएल हुआ आपका, ये डीएल, इधर आर को आशीर्वाद दीजिए। डीएल क्रॉस आर निकल जाएगा डायरेक्शन। बात समझ गए? हाँ माइनस के बिल्कुल ठीक, हटा दें इसे। सभी बच्चों को समझ आ गया? चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। हटा दें इन सबको। डायरेक्शन माइनस के, माइनस के, अच्छा माइनस के होगा यहाँ पर डायरेक्शन। तो कुछ लोग माइनस के को ऐसा भी कह देंगे बुक में, माइनस के और सर्कल विथ ए क्रॉस, अपवर्ड हो जाएगा प्लस के, सर्कल विथ अ डॉट दैट इज प्लस के, एंड माइनस के दैट इज सर्कल विथ अ क्रॉस। ये भी एक तरीका है बताने का। कहीं पर सर्कल विथ अ क्रॉस बनाया हुआ है दैट इज इनवर्ड द पेज, सर्कल विथ अ डॉट आउटवर्ड द पेज। क्योंकि लोग कहते हैं आई जे के चूजेबल है, किसी बंदे ने किधर भी चूज कर लिया तो अपन क्या बताएं उसको। तो सर्कल विथ अ डॉट आउटवर्ड एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इनवर्ड। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है डीएल और आर का, है ना। तो ये है आपका डीएल और ये है आपका आर, आर का टेल यहाँ, हेड यहाँ। तो डीएल की तरफ राइट हैंड को कर और आर को आशीर्वाद दे, आर को आशीर्वाद आप ऐसे दें तो हम इनवर्ड, यही हुआ ना। आप देख लीजिए ये आर हो गया, ये करंट dy, ये आर वेक्टर, ये टेल और ये हेड आर वेक्टर का, ये ऐसे आशीर्वाद देंगे तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, निकल जाएगा। अगर आप ऐसे करके देखें, ये ऊपर की तरफ, ये आर इधर, ये करंट है, ये करंट है, इसकी तरफ हाथ सीधा किया, ये पोजीशन वेक्टर है, उससे आशीर्वाद दिए, ठीक है। अच्छा θ2 निगेटिव कैसे हुआ? ये आपका रेफरेंस लाइन है, इससे आप ऐसे घूम रहे हैं, एक्सियल वेक्टर। θ1 पॉजिटिव कैसे हुआ? इधर है, कर्लिंग द फिंगर। ये क्लॉकवाइज देखिए सेंस है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा ना, सिंपल बात। θ2 क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव, θ1 एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव। इसमें इतना परेशानी क्या है? क्लॉकवाइज इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड।
एरो अपने आप सब एक्सप्लेन कर दे रहा है। आई होप अब समझ आ गया होगा। अब इस फार्मूलाज के एप्लीकेशन कर लें जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, कुछ दो चार बातें देखने लायक है, यहाँ पर कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा थीटा 2 से थीटा, अब कहीं से भी ले सकता है। मैं ऊपर से शुरू किया, यहाँ पर से एलिमेंट, यहाँ पर जब एलिमेंट लिए थे तो पहला एलिमेंट यहाँ मिलेगा, लास्ट यहाँ मिलेगा, इधर से इधर आया। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात तो है। ठीक है, हटा दें इसे। हटा देना। और ये बात करते हैं इसमें फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए बात करें, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गई, इधर इंफिनिटी तक चली जाए, इससे करंट आई जा रहा है पॉइंट पी, यहाँ से डी दूरी। इस हालत में अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाके खत्म होगा, यहाँ खत्म हुआ नहीं, यहाँ खत्म हुआ नहीं, तो एकदम ऐसे जब लास्ट लाइन जहाँ पे खत्म होगी इंफिनिटी पे जा रही है। ये थीटा 1 आपका कितना हो गया 90, थीटा 2 वो भी क्या हो गया 90। साइन 91, साइन 91, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कौन बताएगा? जो स्टूडेंट डायरेक्शन पूछ रहे थे वो प्लीज निकालिए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि करने से ही होगा। करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड को सीधा कीजिए और डी के डायरेक्शन में फिंगर को घुमा दीजिए आर वेक्टर की तरफ। हाँ, सही जवाब आ रहा बहुत सारे बच्चे, प्लस के। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। हाँ, आउटसाइड सर्किल विथ अ डॉट भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, प्लस के भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही मान के चलते, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। सो दिस इज सर्किल विथ अ डॉट। आउटवर्ड या पॉजिटिव के या पॉजिटिव जेड एक्सिस, तीनों सही, सब सही। बिना एक्सक्यूज दिए हुए भी आप पूछ सकते हैं कि नेटवर्क नहीं था, कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछते हैं एक्सक्यूज देके पूछते हैं, आप ऐसे भी पूछ लीजिए, कोई एक्सक्यूज देने का जरूरत नहीं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक बात आपका एक छोटा सा बात छुपा होता है कि अरे नेटवर्क होता तो हम तो सीख ही जाते। ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क होते हुए भी कभी कभी आप नहीं सीखे, तो आप इत्मीनान से बिना एक्सक्यूज दिए हुए पूछ लीजिए। फिर से बता देता, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो अभी जो कैलकुलेट किए थे, V इक्वल टू के आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमने कैलकुलेट किया। अब अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसका एंड इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा, तो पी से निकलने वाली लाइन जाके इंफिनिटी पे तभी मिलेगी जब ये बी बिल्कुल इसके पैरेलल हो, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल लाइन मीट एट इंफिनिटी। तब जब इसके पैरेलल बनाएंगे तो डी से ये एंगल 90 बन गया, तो थीटा 1 90, थीटा 2 भी उसी प्रकार से 90। तो हमने इसी फार्मूला में थीटा 1 को 90 और थीटा 2 को 90 रख दिया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 + 1 2 हो गए, और ये फार्मूला है।
बात समझ में आ गई? डायरेक्शन तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर दूरी बढ़ा दीजिएगा तो बदल जाए। इसी डी पर जब भी आप निकालेंगे, डी की वैल्यू 1 मीटर है अभी, अगर 2 मीटर कर देंगे तो कम हो जाएगा। डी इज नॉट कांस्टेंट हियर, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट फ्रॉम वायर। बात समझ गए? अब चाहे तो ये सब बात लिख सकते हैं। वेयर आई इज करंट इन वायर, बल्कि अच्छा होगा लिख लीजिए। वेयर आई इक्वल करंट इन वायर, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point from wire. आई होप ये कॉपी हो गया होगा। तो अगले एप्लीकेशन पर आ जाए। चलिए अगले एप्लीकेशन पर आ जाए। हाँ ठीक है। इस बार जो अपना वायर है वो यहां से शुरू होता है, अंदर इंफिनिटी तक चला जा रहा है। इससे जाने वाला करंट आई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो यहां से डी डिस्टेंस पर, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिर हम लोग इस बार वो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वही है। तो अब ये जो एंगल इधर बन रहे थे, ऊपर जो हमने एंगल बनाया था उसे क्या मान लिया था? थीटा 2। तो थीटा 2 यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री। और नीचे जो एंगल बना थीटा 1 वो क्या हो गया? 0, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला कैलकुलेट किए थे, आई बाई डी साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0, उल्टा लिखा गया थीटा 1 को 90 1 प्लस 0, रिजल्ट वही आ जाएगा कि आई बाई डी। Where I is current in wire and D is perpendicular distance of point from wire. Starting point से भी जुड़ी हो। Direction inside very good. इस बार बंदे ने डायरेक्शन पहले बताया। Very good. आर वेक्टर का टेल हमेशा पॉइंट पे होता है। आप कहीं पर भी ले सकते हैं आर वेक्टर। अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से ही चुन लेंगे, ये आर वेक्टर, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। ये आर वेक्टर का डायरेक्शन आई हो गया, ये जे क्रॉस आई माइनस के। डायरेक्शन दो वेक्टर का, आप कहीं पर भी आर वेक्टर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, पूरे में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। हमने यही एलिमेंट लेंगे तो ये डीएल और ये आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर लिखने आता है कि नहीं? यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन देख लीजिए, डीएल का डायरेक्शन किधर हुआ? जी। और ये कोई वेक्टर होगी, कोई भी ले लें, यही आपका आर वेक्टर। इधर से इधर आप आ रहे हैं, कैसे घूमे आप? क्लॉकवाइज, तो इनवर्ट हो गए। सिंपल है। इसे डीएल कोई भी आप ले लें, यहाँ से यहाँ तक आप आर वेक्टर कहीं पर भी ले सकते हैं। ये डीएल और ये आर कैसे घूमे? डीएल से आप आर क्लॉकवाइज, इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड। सिंपल है। ये डीएल ये आर इनवर्ट हो गया ना। समझ गए? जिनको भी डाउट था बताइए लिख के, हाँ या ना, समझ गए या अभी भी बताना है?
तो जवाब हाँ समझ गया, वेरी गुड। चलिए एक बच्चे का फिर अब आप बहुत सारे करंट एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी करंट एलिमेंट ले लीजिए, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। तो हमने ये चुन लिए डीएल, तो डीएल का डायरेक्शन तो यही है करंट का डायरेक्शन में, ये बात तो समझ में आ गई। आर वेक्टर टेल करंट एलिमेंट पे हेड पॉइंट पी पे, ये देखिए एरो हेड बता रहा है, इधर से इधर ये डायरेक्शन आपको डीएल क्रॉस आर, तीन वर्ड। ये एक वेक्टर हो गया डीएल, जैसे यहाँ पर है, फिर से बना देना, ये डीएल है, यहाँ पॉइंट आपका पी है, ये लाइन हुई आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में यही एंगल होगा ना भाई, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। तो अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी में ये एंगल कम है, किसी में ज्यादा है, डायरेक्शन तो सब एक ही आएगा। समझ रहे बात को? ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और सोच सकते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपने कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट किए थे, तो कब इंटीग्रेट करते थे कंपोनेंट लेके? जब हर एक एलिमेंट्री चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, और कभी बिना कंपोनेंट लिए इंटीग्रेट किए होंगे। कब ऐसा किए? जब हर एक एलिमेंट्री चार्ज एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रिपीटेड है। अगर हर एक करंट एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हम बिना कंपोनेंट के इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर डिफरेंट करंट एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ भी कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे। ये जो भी स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में देखें तो जो भी स्ट्रेट वायर है, ये डीएल स्ट्रेट वायर, सभी डीएल और आर सेम एंगल पर आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, clockwise, all of them are producing magnetic field in same direction, dB, तो सभी के कारण जो अलग अलग डीबी के डायरेक्शन आए सब इनवर्ड आए, सब सेम डायरेक्शन में। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट नहीं लेंगे और सिंपली इंटीग्रेट कर दें। आई होप समझ आ गया होगा। बेटा एक अनाउंसमेंट है बेटा, मंडे से आप तो इसे मिटा के अगले एप्लीकेशन पर आगे बढ़े। बोलिए, शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एप्लीकेशन? एक मिनट रुक जाता हूँ। ओके बेटा, मंडे से आप लोगों की क्लास 3:30 बजे से हो गई है। टाइम टेबल अभी डालेंगे, जब देख लेना ध्यान से। 3:30 से हो गई है क्लासेस, 3:40 की जगह, ठीक है। और कल आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, बैच बाय बैच टाइम डला है, देख के टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक कर लो। और मंडे को 3:30 से क्लासेस हो गई है, ध्यान रखिएगा सब लोग। कॉपी हो गया सभी? सबको हम दिखा दो, जिनका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब इसे मिटा दे रहा हूं मैं, अगले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर एक बात और करते हैं, ये जो भी हम लोग वायर, लॉन्ग वायर देखे, इस लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह का कंसेंट्रिक रिंग बना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक कैरेक्टर हम लोग लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन forms a closed loop. ये हमेशा एक क्लोज लूप ही बनाती है। तो अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका बिगिनिंग पॉइंट होता है, दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। अब कोई चीज क्लोज लूप है तो आप बता दीजिए कहां से शुरू हुई।
बात समझ गए? कोई चीज अगर क्लोज लूप है, आप बता पाइएगा कहाँ से शुरू हुई है? नहीं बता सकते, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। बहुत सारे डिफरेंस है, अभी एक डिफरेंस है, समझ आ गया आपको?